सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों, सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। और अरे दूसरी सखी तो गायब है, नजर ही नहीं आ रही है। आती होंगी, किसी काम में मसरूफ हो गई होंगी। बहरहाल आप सभी को नमस्कार। और देखिए क्या होता है कि जब हम सतर्क होके बैठे रहते हैं तो दुर्घटनाएं नहीं घटती हैं। ये कहा भी जाता है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बात हम क्यों कर रहे हैं। दरअसल जब सतर्क रहते हैं तो हम सुरक्षित रहते हैं। जैसे ही सतर्कता हटती है वैसे ही असुरक्षित हो जाते हैं। तो आज का मुद्दा है सतर्कता है सुरक्षा का अहम कदम। और आज है संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस। तो इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि दूसरी सखी नदारद है और ये हंसे जा रही है। हंस इसलिए रहे कि दूसरी सखी की एंट्री भी हो चुकी है, लेकिन अभी वो कुछ बोलेंगे नहीं, जरा सोच रही हैं कि क्या बोलें। तब तक हम गाना सुनवाएंगे, लेकिन हम विषय और बता दें कि हंसना बहुत ज़रूरी है। कब हंसते हैं, क्यों हंसते हैं, किन मुद्दों पर ज़्यादा हंसते हैं आप, ये ज़रूर बताइएगा। और आजकल तो जगह जगह हंसी के क्लब खुले हुए हैं, लाफ्टर क्लब। तो आपका क्या अनुभव है? आप क्या ऐसे क्लब में जाते हैं, ज्वाइन किया है आपने? और किन मौकों पर हंसते हंसते लोटपोट हो जाते हैं? अपने अनुभव साझा कीजिएगा विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर www.facebook.com/VBS मुंबई। और एक विषय और है जो हम सखी विशेष के अंतर्गत रखते हैं। रानी रामपाल जो हॉकी खिलाड़ी हैं, इनके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस, हंसना बहुत जरूरी है, सतर्कता है सुरक्षा का अहम कदम, और रानी रामपाल के बारे में जानकारी दी जाएगी। तो सुन लेते हैं एक गाना। फिल्म का गाना था, लता मंगेशकर की आवाज, गीत और संगीत रविंद्र जैन का था। चंचल जी आ गई हैं आप। और अब देखिए, हमने सखियों से गुफ्तगू कर ली है और उन्हें जानकारी भी दे दी है और उनके कमेंट भी आने शुरू हो गए हैं। और ममता जी, जो गाना था मैं हूँ खुश रंगे ही ना, तो सही बात है, खुश हर एक को रहना चाहिए। और जो खुश चेहरा होता है, जो मुस्कुराता चेहरा होता है, वो हम सभी को बहुत अच्छा लगता है, सभी को पसंद आता है। कहते हैं ना कि सामने वाला अगर थोड़ा नाराज भी हो, गुस्से में भी हो या किसी परेशानी में भी हो, तो अगर हमारा खुश चेहरा देखेगा तो कुछ तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि थोड़ी सी हंसी, थोड़ी सी खुशी तो उसके चेहरे पे भी आए। बिल्कुल, जब खुश मिजाज चेहरा होता है तो अपने आप कदम ठिठक जाते हैं और थोड़ी सी गुफ्तगू करने का दिल करता है कि हम इनसे बोल बतिया लें। और जिन चेहरे पे हमेशा दूर से ही निकल लेते हैं, कन्नी काट लेते हैं। बहरहाल आज हम सुरक्षा की बात करते हैं। सतर्कता ही सुरक्षा का पहला कदम माना जाता है। और ये एक महत्वपूर्ण बात भी है। सतर्कता का मतलब ही है कि हमेशा चौकस और सावधान रहना, चौकन्ने रहना, ताकि भविष्य में किसी तरह के खतरे से हम बच सकें, किसी नुकसान से बच सकें। बिल्कुल, सावधान हमेशा रहना चाहिए। और ये एक मानसिक अवस्था हम कह सकते हैं। और ये वो मानसिक अवस्था है जो खतरों को हमें पहचानने में मदद करती है और एक सक्रिय और सकारात्मक दृष्टिकोण भी है, जो संभावित समस्या के प्रति हमें जागरूक रहने के लिए हमेशा प्रेरणा देता रहता है। सतर्कता का मतलब ही है अपने आसपास के वातावरण में जागरूक रहना। और हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए, जो सुरक्षा के नियम निर्धारित किए गए उन्हें पालन करना चाहिए, ताकि हम खतरे से बचे रहें। खास तौर से जब हम सड़क पर चलते हैं तो सड़क के लिए जो सुरक्षा के नियम हैं उनका पालन हमें जरूर करना चाहिए। और सतर्कता को एक आदत के रूप में अपने में ढाल लेना चाहिए। इसके लिए हमेशा जागरूक रहने और खतरों को पहचानने का अभ्यास भी होना बहुत जरूरी है। यदि हम सतर्क रहेंगे तो हम अपने और दूसरों के लिए एक सुरक्षित वातावरण बना सकेंगे। बिल्कुल, जैसे भी आपने कहा ना, सड़क पर चलते समय हम थोड़ी सी सुरक्षा या सावधानी बरतें, तो ये हमारे लिए भी अच्छा है और सामने वाले के लिए भी अच्छा है। क्योंकि जब किसी सावधानी ना रखने से दुर्घटना होती है तो एक पक्ष का नहीं बल्कि दोनों पक्ष का नुकसान होता है। इसी तरह अगर हम सड़क पार कर रहे हैं तो भी ज़रूरी है कि दाएं बाएं देख लें सड़क पार करने से पहले। और
अजनबी व्यक्ति से अगर हम मिलते हैं तो किसी भी अजनबी से यूं ही बात ना करने लग जाएं, थोड़ा सोच समझ कर बात करें। इन चीज़ों की सावधानी भी बहुत ज़रूरी है। अगर किसी सार्वजनिक स्थान पर हम जा रहे हैं, यानी कि बस में हैं, रेल में हैं या किसी पार्क वगैरह में भी अगर हैं, तो सामान का लेन देन नहीं करना है, इन बातों का ध्यान रखना है। छोटे बच्चे अगर हमारे साथ में हैं यात्रा करते समय या पार्क में घूमते समय, तो उन्हें बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ना है, क्योंकि बड़े चंचल मिजाज होते हैं बच्चे और भाग जाते हैं हाथ छुड़ाकर। और अगर वो बहुत दूर निकल गए, आपकी पहुंच से आगे निकल गए, तो कहीं कोई खतरा ना हो, इसीलिए उस खतरे को पहचान कर पहले से ही सतर्क या सावधान हमें रहना है, बच्चों को समझा कर रखना है। बच्चे तो बच्चे, कई बार बड़ों को भी समझाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। वो बड़े जो किसी मानसिक रोग के शिकार होते हैं, जो जिनमें याददाश्त की बहुत कमी होती है, अल्जाइमर्स नाम की एक बीमारी है, अगर किसी को है तो बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। हम आपको एक वाकया साझा कर रहे हैं कि शादी का मौका था एक जगह, और शादी की भीड़ भाड़ में एक पति पत्नी थे, वो बाकायदा साथ साथ खाना खाते, साथ साथ सब रहते। भाई हमने और कुछ लोगों ने पूछा कि कितनी अच्छी जोड़ी है, पति पत्नी हमेशा साथ साथ रहते हैं, यहाँ तक कि नाश्ता खाना से लेकर यहाँ तक कि जब लेडीज संगीत हो रहा था तब भी वो अपने पति को साथ लेकर बैठी थी। तो बड़ा अच्छा लग रहा था, हम तारीफ कर रहे थे। लेकिन जब शादी हुई, शादी के अगले दिन थोड़ी सी इधर उधर अफरा तफरी मची होगी, मतलब लोग अपने काम में मसरूफ हो गए, और उसके बाद देखा तो उनके पति महोदय नहीं है। पहले तो घर में गायब है, घर मतलब होटल में शादी थी। फिर ढूंढा गया उन्हें, कहाँ जाए, और शहर भी नया, क्योंकि शादी अपने शहर से छोड़कर दूसरे शहर में हो रही थी। अब जब पता चला कि वो तो होटल के किसी भी कमरे में नहीं है, सारे कमरे में जांच पड़ताल करवा ली गई, दिखवा लिया गया। मतलब सोचिए कि इस मुहिम में कितना वक्त लगा होगा, घंटे 2 घंटे तो सिर्फ होटलों में देखने में ही लग गया, पता करने में। फिर उसके बाद सड़कों पर, दुकान में, आसपास जितने रेस्टोरेंट थे, टेलीफोन एक्सचेंज, सब जगह देख लिया गया। पुलिस स्टेशन में खबर कर दी गई। फिर पता चला कि एक पास की दुकान में कहीं अंदर की ओर बैठे चाय पी रहे थे, और चाय पी के उठ के फिर वहां से कहीं और चले गए। फिर किसी दुकान, मतलब 3-4 दुकानों से पता चला कि अभी अभी एक बंदा आया था, यहाँ पे चाय पी, यहाँ से पेन खरीदी, यहाँ से ऐसे। तो इतनी मशक्कत करनी पड़ी, मतलब वो 3-4 घंटे बहुत मुश्किल के बीते। अब सोचिए कि कितना तनाव घर वालों को हुआ होगा। घर वाले क्या, जितने रिश्तेदार थे सभी परेशान हो गए। बिल्कुल, अगर ऐसे रोग से कोई ग्रसित है तो ये सावधानी आपको बरतनी है कि उन्हें अकेला नहीं छोड़ना है, उनके इर्द गिर्द जरूर रहें। और छोटे बच्चों के संदर्भ में हम बात कर रहे थे, तो जब उन्हें कहीं साथ लेकर जाएं, अजनबियों से दूर रहने के बारे में तो हम उनको समझाएंगे ही, साथ में एक चीज़ और कर सकते हैं कि घर का पता उन्हें याद करवा दिया जाए। और पता याद करवाने के लिए बहुत अच्छा होता है कि आसपास की जो जगह होती हैं, कोई मंदिर है, कोई व्यायामशाला है, कोई स्कूल है, कोई हॉस्पिटल है, ऐसे जो लैंडमार्क है उनको बताएं और कुछ जरूरी नंबर याद करवा दें। चंचल जी, सबसे अच्छा तरीका है कि कागज पर उनके कागज पर पता और टेलीफोन नंबर लिखकर बच्चों की जेब में डाल देना चाहिए, क्योंकि बच्चे कई बार इतने समझदारी का वो नहीं दिखाते, समझदारी नहीं दिखाते हैं। तो उनकी जेब में अगर कागज पड़ा होगा तो लोग जब गुम जाते हैं बच्चे, तो सबसे पहले जेब टटोलते हैं, देखते हैं कोई कागज है, कोई पहचान पत्र है। और अब आजकल तो जो आधार कार्ड वगैरह जो बनाया जाता है वो सब भी डाला जा सकता है। और महिलाओं की सुरक्षा के संदर्भ में अगर हम ये बात करें तो सावधानी, सुरक्षा उनके लिए भी ज़रूरी है। जब वो घर से बाहर हों तो परिवार से संपर्क बनाकर रखें। अगर रात के समय वो घर से बाहर हैं, अपने काम के सिलसिले में या कहीं किसी आयोजन में गई हैं, तो पहले तो कोशिश करें कि अकेले ना जाएं, साथ में कोई हो। और रोशनी अगर कम हो, ऐसी जगह पर जाने से बचें। पैदल चलने की बजाय किसी सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल कर सकती हैं आप। और आत्म सुरक्षा के जो उपकरण हैं, जो बहुत सारी महिलाएं रखती भी हैं, जैसे मिर्च पाउडर है, कैंची है, स्प्रे है, ऐसी चीज़ें भी आप अपने बैग में रख सकती हैं। इसके अलावा जो आपातकालीन सुरक्षा के लिए कुछ ऐप और टोल फ्री नंबर जारी किए गए हैं, उनका भी उपयोग आप कर सकती हैं। और क्या होता है, सिर्फ ये तो सुरक्षा की बात हुई, लेकिन आजकल ऑनलाइन सुरक्षा भी बहुत ज़रूरी है। साइबर ठगी भी हो रही है। साइबर ठगी से बचने के लिए हर क्लिक, हर कदम पर सावधान और सतर्क रहें, ये बहुत ज़रूरी होता है। हर थोड़ी देर में एक मैसेज आ जाता है जिस पर लगता है कि क्लिक कर दें, लेकिन अपनी उंगली को बचा के रखिए, अपने मन को बचा के रखिए कि यहाँ पर कितना भी प्रलोभन हो उसे टच मत करिए जब तक कि कोई जानकारी ना हो। और
ममता जी, हम बात कर रहे थे ना सुरक्षा और सावधानी की, और आपने बताया था कि भाई मोबाइल से भी ठगी बहुत हो रही है। लेकिन मोबाइल की वजह से कई बार हम सावधान नहीं रहते हैं, बात करते करते चलते हैं तब भी दुर्घटना हो सकती है। और एक बहुत वायरल हो रहा है वीडियो जो मैंने भी देखा था, जो इलेक्ट्रॉनिक सीढ़ियाँ होती हैं जिन्हें हम एस्केलेटर कहते हैं, उन पर एक लड़की है जो मोबाइल पर बात करते समय चल रही है, और बस क्योंकि मोबाइल में है तो उतरते वक्त उनका पैर वो सीधे तीसरी सीढ़ी पर गया और वो फिसलते हुए आगे चली गई, और इतनी बुरी दुर्घटना हुई उनके साथ में कि वहीं ऑन स्पॉट शायद उनकी मृत्यु हो गई। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, कई बार हम कानों में हेडफोन लगाए हुए चलते रहते हैं, सावधानी नहीं बरतते हैं, सड़क पर चल रहे हैं, पीछे से कोई हॉर्न बजा रहा है और क्योंकि हमने हेडफोन लगाया तो हम किसी से बात कर रहे हैं, कोई गाना सुन रहे हैं, तो वो ध्यान नहीं जाता है। तो कृपया इन चीज़ों को लेकर थोड़े सावधान रहें, सतर्क रहें, ताकि इस तरह की दुर्घटनाओं से बच सकें। ऐसी तमाम बातें होती है। ये जो आपने एस्केलेटर की बात की, तो रेलवे स्टेशंस पे लगे हैं, यहाँ पर लिफ्ट के लिए भी बहुत सारी दुर्घटनाएं होती हैं। और जो रेलवे ट्रैक पार करते हैं खास तौर से, इसके लिए जबकि सख्त कानून लागू है कि रेलवे ट्रैक पार नहीं करना, ब्रिज पर जाके पार करना, लेकिन उसके बावजूद लोग नहीं मानते। खासकर महानगरों में, मुंबई में ये देखा जा सकता है, लोकल ट्रेन की अफरा तफरी रहती है, लोकल ट्रेन में बहुत भीड़ होती है, लंबी तादाद में लोग चढ़ते हैं। तो ऐसे में देखा कि वो हम स्लो लोकल के लिए खड़े हैं और फास्ट लोकल आने वाली है पहले और स्लो लोकल बाद में आने वाली है, तो तुरंत वहीं पर कूदते हैं और प्लेटफॉर्म बदलने के लिए कूद के अगले को इशारा करते हैं, अगला उसे हाथ से पकड़ता भी है, उठाता भी है। ऐसे में कई हादसे होते हैं। पिछले दिनों अखबारों में भी ये चर्चा हुई थी, खबर आई थी कि ऐसे 3-4 लोग एक साथ रह गए, मतलब उनकी डेथ हो गई थी। तो इस तरह की बातों का ख्याल रखें जिससे दुर्घटना ना घटित हो। अपनी सुरक्षा खुद रखनी चाहिए। जी, अगर हम सुरक्षित रहेंगे तभी तो हंसने के और खुश होने के बहाने हमको मिलेंगे, क्योंकि हंसना बहुत ज़रूरी है जीवन में। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एक हंसी हमारी बहुत सारी बीमारियों को, तनाव को दूर भगा सकती है। और बिल्कुल विश्वास रखिए ममता जी इस बात पर कि जो हंसी है, इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, ये हमें रोग मुक्त रख सकती है और शारीरिक और मानसिक दोनों ही तरीके से हमें फायदा पहुंचा सकती है हमारी हंसी और खुशी। लेकिन कुछ लोग फिर भी होते हैं ना जो हर बात में तर्क करते हैं और फिर वो यही कहते हैं कि भाई हंसने से दिल और दिमाग खुश तो हो जाता है, लेकिन बीमारियां ठीक हो जाएंगी। इन बीमारियों के ठीक होने का इससे क्या संबंध है? लेकिन ये बात सही है कि मनोवैज्ञानिक भी इस बात को मानते हैं, मनोचिकित्सक भी मानते हैं कि हंसने से और खुश रहने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा है वो बढ़ती है, हैप्पीनेस आती है और हंसते खिलखिलाते लोग सबको पसंद आते हैं। ऐसे लोग अपनी समस्याओं को तो दूर भगाते ही हैं, सामने वाले को भी खुश कर देते हैं। ये कहा जाता है कि जब हम हंसते हैं तो फेफड़ों में ऑक्सीजन तेजी से जाता है। ऐसे में हमें गहरी सांस लेने में मदद मिलती है। शरीर में ऑक्सीजन सप्लाई को बेहतर बनाने के लिए हंसी बहुत ज़रूरी है। हमारी एक सखी ने एक बात लिखी है, हंसना परिस्थितियों को भुला देता है, क्षमता अक्षमता के परे ले जाता है। हंसना दिल की बात तो शायर और कवि जाने, लेकिन हंसी के अंदाज निराले होते हैं। एक चेहरे से दूसरे चेहरे तक जो खुशी चली जाती है वो हंसी है। बड़ा सुखद, सहज और मुकद्दस सफ़र है हंसने हंसाने का। पल भर में सबको खुश करता हुआ हंसना जीवन की धड़कन है। जब तुम वास्तव में हंसते हो तो मन विलीन हो जाता है और रह जाती है केवल हंसी। खिलखिलाना खिलकता शिशु उदासी के हजार हजार अंधेरों को खदेड़ देता है। इसलिए हंसिए, क्योंकि हंसी से फूल झड़ते हैं। और हंसी से रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो भी मजबूत होती है, लोगों की इम्यूनिटी अच्छी हो जाती है, तो वो बीमारियों को भी मात दे सकते हैं। और जो हम कहते हैं ना कि भाई रोगों को दूर भगाने की जो ताकत है, इसीलिए हम कहते हैं अगर दिन की शुरुआत हम हंसते हंसाते करेंगे तो पूरा दिन जो है वो पॉजिटिविटी से भरा हुआ रहता है। और कहते हैं कि हंसने से मेलाटोनिन नाम का एक हार्मोन है जो अधिक मात्रा में हमारे शरीर में बनता है और इससे रात को नींद भी बड़ी सुकून भरी आती है। इसलिए जिन्हें नींद ना आने की समस्या है वो भी अगर हंसे और खुश रहेंगे तो उनकी नींद में भी कोई विघ्न बाधा नहीं पड़ेगी। हंसने से शरीर में एंडोर्फिन जैसे खुशी के हार्मोन भी निकलते हैं, तो इसलिए दिल खोलकर अगर हंस लिया जाए या तो जो दिल की जो काट छाट यानी कि ऑपरेशन है दिल के, उससे हम बच सकें और दिल जो है वो बेहतरीन तरीके से काम करने लगेगा।
चेहरे की हंसी दिल को भी क्योंकि खुश कर देती है। ये कहा जाता है कि अगर आप लगातार हंसते रहते हैं, खुश रहते हैं, तो आपकी खूबसूरती में भी इजाफा होता है। खास तौर से महिलाओं के लिए ये बात जरूर लागू होती है। और काम चाहे दफ्तर का हो, घर का हो या कहीं का, तो थकान होती है, तनाव होता है। जब इस थकान और तनाव को दूर भगाने में कोई दवा काम नहीं करती, तो ऐसे में हंसी ऐसी बड़ी औषधि है, इतनी बड़ी औषधि है कि वो आपको इसके लिए कारगर होती है कि लोगों के तनाव को वो दूर कर देती है हंसी। इसीलिए हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि हंसी अनेक समस्याओं का समाधान है। हंसी दुखी दिल के घावों को भरने का मरहम है, हमारे चेहरे का व्यायाम है, मन का आराम है। सेहत का एक मंत्र ये है कि आप खुलकर हंसें। कई बार पूरा दिन बिना हंसे निकल जाता है, उदासी और बेचैनियों के बादल छाए रहते हैं। हंसी के बिना दिन अगर बीता तो अंधेरे में रहने जैसा है। हास्य व्यक्ति में सकारात्मक ऊर्जा ऐसी बनी रहे। चंचल जी, अभी फिलहाल थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं और फिर और बातें करते हैं। विविध भारती से यह है कार्यक्रम सखी सहेली। फिल्म लेखक कितना जरूरी है ना। और अपने हंसने के नाम से मुस्कुराहट दिलाती है चेहरे पर ना। बिल्कुल, और ये जरूरी भी है ना। तो हमारे जो साथी हैं वो भी इस बार बहुत सारी बातें लिख रहे हैं। तो एक बार आप जरा हंस लीजिए। वो हंसने वाली बात है, इसलिए अब ये बात हम नहीं कह रहे हैं, हमारी एक सखी लिख रही हैं कि हंसना इतना ज्यादा जरूरी है। सच में एक वाकया इन्होंने लिखा है कि इनके घर में लिखा है कि हमारे घर में बहुत सारा आम आया था। सोशल मीडिया पर देखकर इन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं आम का आइसक्रीम बना लूं। उन्होंने आम का पल्प तैयार करके, मतलब ये घटना इन सखी को किसी और ने बताया। सुबह पार्क में टहलने गई थी, तब उन्होंने आम का पल्प तैयार करके फ्रिज में जमने के लिए रख दिया। 3-4 घंटे के बाद देखने गई तो उन्हें लगा कि जो सामग्री रखी थी वो कम लगी, तो उन्हें लगा कि जमने की वजह से कम हो गई है। फिर वो फ्रिज में छोड़कर घर से बाहर चली गई। 2 घंटे के बाद लौटी, सोचा कि आइसक्रीम जम गई होगी, आइसक्रीम निकालकर खुद भी खाऊं और पतिदेव को भी दे दूं। घर में कुछ और भी सदस्य आए थे, तो डब्बे में 1-2 चम्मच पड़े हुए थे। देखा जब, तो ये तो जमा भी नहीं था, फिर खा किसने लिया आखिर? जब उन्होंने पूछा तो पतिदेव ने बताया कि तुम्हारे पीछे मेरे कुछ लोग आए थे, दोस्त लोग, तो मैंने वही निकालकर उन्हें दे दिया। सबने पूछा क्या है, तो मैंने कहा कि तुम्हारी भाभी ने आम का हलवा बनाया है। उनके शब्दों में उन्हें गुस्सा तो बहुत आया, पर कोई बात नहीं, हलवा ही समझकर खा तो लिया सबने, और हम सबने खूब ठहाके लगाए। क्या बात है, आइसक्रीम और हलवे में कितना फर्क है, और दोनों एक हो गया। बिल्कुल, ऐसा बहुत बार होता है, लेकिन कोई बात नहीं। हंसने के बहाने आप किसी भी तरह से ढूंढ सकते हैं, हंसने के, खुश होने के बहाने, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण थेरेपी भी है, ऐसा हमारे एक साथी ने लिखा है। और ये थेरेपी जो है मानसिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। जोर जोर से हंसने से हमारे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, जो हमारे शरीर में एंटीबॉडी के उत्पादन को बढ़ावा देता है। इससे हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत हो जाता है और शरीर को रोगों से लड़ने के लिए मजबूती मिलती है और तनाव भी दूर हो जाता है। बिल्कुल। एक श्रोता ने लिखा है कि हंसना जरूरी है, बात बात पे हंसना नहीं भाई, मौके बेमौके हंसना जरूरी है। हाँ, मिलन के क्षणों में हास परिहास भी जरूरी है, किंतु उस क्षण की विसंगति है कि लोग कोई सुन तो नहीं रहा, कहते हैं कि फिर हंसने की और ठहाका लगाने की बात ही नहीं। हाँ, यारों की महफिल जमी है, जुमलेबाजी हो रही है, तो क्यों पीछे रहें, नहले पे दहला मारो ना और जोर से ठहाका लगाकर कह भी डालो चले थे हमसे पंगा लेने। बाकी क्या बताएं, हमारे एक डॉक्टर हैं, उनके इलाज का तरीका सुनकर चौंक जाएंगे आप।
वे जाते ही चुटकुले सुनाने लगते हैं, फिर आप बीमारी भूलकर हंसने में मशगूल हो जाते हैं। उनका कहना है कि हंसना बहुत जरूरी है, तो हमारी गोली से भी ज्यादा कारगर है। इसी तरह चंचल जी मुंबई में एक डॉक्टर हैं, बच्चों के डॉक्टर हैं। हाँ। तो जब भी हम उनके पास जाते थे अपने बच्चे को लेकर, तो पहले वो 2-3 चुटकुले सुनाते थे। तो जब मैं अपने बच्चे को उनको दिखाती तो जो रोता हुआ बच्चा, जितने रोते हुए बच्चे आते थे सब पहले चुप हो जाते थे। और पता नहीं क्या जादू करते थे, हंसाते थे और बच्चा भी हंसने लगता था, माँ बाप तो हंसते थे। तो ये आलम होता है, हंसने में इतनी ताकत है। जादू कह सकते हैं कि वो हंसी का और खुशी का ही है, और ये जादू सब उस हंसी में होना ही चाहिए जो अपने जादू में ऐसा सबको कहते हैं ना कि उलझा देता है कि वो जो तनाव है, जो भी आपकी बीमारी का दर्द है, दुख है, वो कम हो जाता है और मांसपेशियां 45 मिनट तक आराम महसूस करती हैं हंसने से। ये हमारे एक साथी ने हमें लिखकर बताया है, क्योंकि इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। तो हमारे सभी साथियों ने लिखा है हंसने से तनाव के हार्मोन हैं वो कम हो जाते हैं, और जो रोग से लड़ने की कोशिकाएं हैं, संक्रमण से लड़ने की ताकत है, एंटीबॉडीज हैं, ये बढ़ जाते हैं। इसीलिए आप हंसा करिए, ये बहुत जरूरी है। अब एक श्रोता ने इसी तरह की एक बात और लिखी है, लिखा है कि हंसना आपका दुख कम कर देता है, साथ ही साथ आपकी सेहत को भी ठीक करता है, आपके मन को एक तरफ ताज़ा नया रूप भी प्रदान करता है, और हंसना बहुत अच्छी एक्सरसाइज भी है जिसमें आप फिट रह सकते हैं। हंसते हैं तो आपकी गालों की भी एक्सरसाइज होती है, आपकी स्किन भी अच्छी रहती है, और सबसे बड़ी बात पता है, अगर आप हंसते हैं तो आपका मन तरोताज़ा होगा। मन में जो बहुत सारा गुबार भरा है वो निकल जाता है, हंसने से थोड़ा मन हल्का हो जाता है, हम एक अच्छे जोन में चले जाते हैं। इस कारण हंसना बहुत ज़रूरी है। हम सबको कम से कम दिन में 2 बार तो हंसना ही चाहिए, चाहे हम कुछ भी करें या ना करें, लेकिन हमें हंसी ज़रूर आनी चाहिए। तो 2 बार हंस चुके हैं ना इस प्रोग्राम में। 2 बार नहीं, हम तो कहें 20 बार, 40 बार, 50 बार, जब तक आपका हंसने का मन करे आप तब हंसिए। और हंसी ना आती हो तो छोटे बच्चों के साथ अगर वक्त बिताएंगे तो उनकी बातों पर जरूर हंसी आ जाएगी। अब ऐसी ही बात हमारे एक श्रोता ने लिखी है कि गर्मी की छुट्टियों में हमारी बेटी आई हुई थी, 4 नन्हे मुन्ने बच्चे थे, घर के एक सदस्य 20 लोग, करीब 20 लोग हैं। हम सबके चेहरों पर बच्चों को देखते ही खुशी और मुस्कुराहट आ जाती थी। घर का माहौल बिल्कुल बदल गया था। बच्चों के साथ सभी गुब्बारे से खेलने लग जाते थे और अपनी उम्र से 10 साल छोटा महसूस करते थे। तो बच्चों के साथ रहने के ये फायदे होते हैं। बिल्कुल सही कहा। एक श्रोता ने लिखा, स्वस्थ रहने और बीमारियों से लड़ने के लिए शरीर की प्रतिरोधक क्षमता का मजबूत होना बहुत जरूरी है, जिसके लिए पौष्टिक आहार खाने की सलाह दी जाती है। और भी कुछ लिखा है कि हंसने से क्या क्या फायदे होते हैं। चेहरे की आहार के साथ साथ चेहरे की मुस्कुराहट भी आपकी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। जी हाँ, रोग प्रतिरोधक क्षमता खुश और हंसते रहने से भी बढ़ती है। भाई ये तो आजमा के देखना बहुत जरूरी है। तो ममता जी, अगर इतने सारे फायदे हैं हंसने के, तो फिर हमें भी ना हर बात में हंसी के बहाने ढूंढ लेने चाहिए, और क्यों ना हम भी कुछ ऐसा करें जिससे हर दिन हम हंस सकें, खुश रह सकें और अपने इर्द गिर्द भी हम खुशियां ही बखेरें। अगर कोशिश हम करेंगे तो हंसने के बहाने ज़रूर हमें मिल जाएंगे, और अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ समय बिताएं, उनके साथ बातचीत करें, मजाक करें। और अगर फिर भी हंसी ना आए तो कुछ कॉमेडी शो देख सकते हैं, हास्य फिल्में देख सकते हैं, स्टैंड अप कॉमेडी देख सकते हैं, हास्य कहानियां पढ़ सकते हैं। नहीं तो हंसी के जो व्यायाम है, जैसा आपने शुरू में बताया ना कि बहुत सारे बागों में सुबह हम बगीचे में अगर जाएंगे टहलने के लिए, तो जो लोग योगा करते हैं, व्यायाम करते हैं, वो ठाके लगाकर हंसते हुए नजर आएंगे। बस उनकी टोली में शामिल हो जाइए। आजकल दरअसल हंसाना बहुत मुश्किल है। ये कहा जाता है ना कि रुलाना आसान है, हंसाना मुश्किल है, क्योंकि हर कोई इतने ज्यादा तनाव में होता है, स्ट्रेस में होता है कि जल्दी से हंसी वाली बात लोग समझते ही नहीं। तो ऐसे में आसान है कि आप कोई न कोई लाफ्टर क्लब ज्वाइन कर लें। ये जो पार्क में घूमने की बात हम सब ने कही है, तो वहां जाएं और झुंड के झुंड जब कोई 1-2 हंसने लगते हैं तो अपने आप तीसरे को हंसी आती है, और चौथे, पांचवें, छठे और पूरा का पूरा जो झुंड होता है, ग्रुप होता है, हंसने लगता है। तो इस तरह भी हंसी के लिए आप संगीत सुन सकते हैं, अपने मनपसंद कोई भी काम कर सकते हैं, और कोई अच्छा सा खेल भी खेल सकते हैं। और सोमवार के दिन में हम ऐसी ही एक खिलाड़ी महिला की बात करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं रानी रामपाल की, जो कि एक हॉकी खिलाड़ी रह चुकी हैं। बिल्कुल। और
वैसे तो ये खेल जगत से संन्यास ले चुकी हैं, लेकिन खेलों से अभी जुड़ी हुई हैं और हॉकी जगत की रानी कहलाती हैं रानी रामपाल। और सचमुच इनकी ये जो काबिलियत है, गोल करने की इनकी क्षमता है, इन्होंने दुनिया की बेहतरीन महिला खिलाड़ियों में इनका नाम शुमार किया। और एक हॉकी की भारत के में ये दिग्गज खिलाड़ी हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगभग 254 मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व इन्होंने किया। उनकी कप्तानी में टीम ने जो 2020 में टोक्यो ओलंपिक हुए थे उसमें ऐतिहासिक चौथा स्थान हासिल किया था। तो और भी जानकारी दे दे रानी रामपाल के बारे में। इन्होंने 2008 में कजान में ओलंपिक क्वालिफायर में सिर्फ 14 साल की उम्र में डेब्यू किया था और उसके बाद 254 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले और 120 गोल बनाए, जिससे वो सीनियर स्तर पर भारतीय हॉकी का प्रतिनिधित्व करने वाली सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी बन गईं। इनका जन्म हुआ हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के एक छोटे से गांव शाहबाद में 4 दिसंबर 1994 को। और इनके पिता गाड़ी खींचने का काम किया करते थे। 7 साल की उम्र में ही रानी को हॉकी से प्यार हो गया, ऐसा हम कह सकते हैं। और परिवार के जो आर्थिक हालात थे वो बहुत अच्छे नहीं थे। ऐसे थे कि एक नई हॉकी स्टिक भी इनके पिता नहीं दिलवा सकते थे, लेकिन इनके हौसले बड़े बुलंद थे और कुछ कर दिखाने का मन में जुनून था। इसलिए हालात चाहे जैसे भी थे, हार तो इन्होंने मानी नहीं, लेकिन इन पर भरोसा किया। ऐसे हालात में इनके गुरु कोच बलदेव सिंह ने जो द्रोणाचार्य सम्मान पा चुके हैं और इन्हें एक नई हॉकी स्टिक भी इन्होंने ही दिलाई और गुरु का आशीर्वाद लेकर बस ये आगे बढ़ी, फिर मुड़कर पीछे देखा ही नहीं। बिल्कुल। और जब रानी ने खेल जगत में अपना पदार्पण किया उस समय वे महज 14 बरस की थीं। वो उस भारतीय टीम का हिस्सा थीं जिसने 2009 में एशिया कप में रजत पदक जीता था और 2010 के खेलों में भारत के लिए 7 में से 5 गोल किए और यंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार हासिल किया और 2014 एशियाई खेलों में उन्होंने भारत को कांस्य पदक दिलाने में मदद की थी। भारत की इस बेटी ने हॉकी स्टिक थामकर महज 15 साल की उम्र में विश्व कप में अपना डेब्यू किया और भारत के लिए सबसे कम उम्र में वर्ल्ड कप खेलने वाली खिलाड़ी बन गई। रियो ओलंपिक जो 2016 में हुए, इसमें ओलंपिक डेब्यू में भारत में 12वें स्थान पर रहने के बावजूद रानी ने टीम पर अपना प्रभाव ऐसा बनाया कि वो बढ़ता ही रहा और तीसरी बार ओलंपिक में भाग लेने वाली भारतीय महिला टीम के ओलंपिक खेलों में अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन है। 2017 में रानी भारत की महिला एशिया कप विजेता टीम की हिस्सा थी। उन्हें जल्द ही कप्तान बनाया गया और 2018 में उन्होंने भारत को एशियाई खेलों में रजत पदक, विश्व कप में क्वार्टर फाइनल और राष्ट्रमंडल खेलों में चौथा स्थान दिलाया था। भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल ने 2020 के टोक्यो के खेलों में चौथे स्थान पर भारत को पहुंचाया, जब ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ एक कड़े मुकाबले में भारत को हार का सामना करना पड़ा था और कांस्य पदक जीतने से वो चूक गई थी। इन खेलों में ज़रूरत पड़ने पर रानी फॉरवर्ड से मिडफील्डर के रूप में भी खुद को ढालकर भारत के लिए अहम गोल किए और अपने खेल से सभी को बहुत प्रभावित भी किया था। और तीसरी बार ओलंपिक में भाग ले रही भारतीय महिला टीम का ओलंपिक खेलों में ये अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। इसी बरस यानी 2020 में उन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। टोक्यो 2020 के बाद उन्हें एक चोट लगी और इस चोट ने उन्हें काफ़ी परेशान किया और इसके बाद जो खेल हुए 2022 में FIH महिला हॉकी विश्व कप और राष्ट्रमंडल खेल, इनसे वो बाहर हो गई और 2023 में राष्ट्रीय टीम में उन्होंने वापसी की, लेकिन एशियन गेम्स की टीम में उन्हें शामिल नहीं किया गया था। 2023 में रानी को हॉकी इंडिया द्वारा भारत की अंडर 17 टीम का कोच बनाया गया और 2024 में रानी ने खेलों से संन्यास ले लिया। हालांकि खेलों से वो अलग कभी नहीं हुई। रानी ने हॉकी इंडिया लीग सुरमा हॉकी क्लब के लिए कोच और मेंटर की भूमिका भी निभाई। रानी रामपाल पहली भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी बनी जिनके नाम पर किसी स्टेडियम का नाम रखा गया, यानी जब रायबरेली में भारतीय रेलवे के मॉडर्न कोच फैक्ट्री स्टेडियम का नाम बदलकर रानी गर्ल्स हॉकी टर्फ रख दिया गया। सचमुच हॉकी की रानी रामपाल भारतीय महिला हॉकी का एक बड़ा नाम है। और इसी तरह के सारे संदेश हमारे
श्रोताओं ने भी हम तक पहुंचाए हैं उनकी जानकारी को लेकर। अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं गीत के साथ। पूर्ण दिन है संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस, है ना? हाँ जी, सार्वजनिक संस्थानों और लोक सेवकों के मूल्य की सराहना करने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस 23 जून को इसका आयोजन किया जाता है और इस दिन दुनिया भर के सभी क्षेत्रों के विकास में सार्वजनिक सेवा और योगदान उनकी भूमिका पर जागरूकता का प्रयास किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस प्रथाओं और तरह तरह की रणनीतियों पर चर्चा करने के लिए और जो भी महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं उन पर बातचीत करने के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए भी ये दिवस मनाया जाता है। और आज एक विशेष दिन और है, अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस। हम सब अपनी शादी को लेकर बहुत सारे सपने संजोते हैं। वो एक बेटी है, चाहे बहन है, चाहे माँ है, तो शादी के बाद वाले जीवन को लेकर बहुत सारे अरमान होते हैं। लेकिन ये सपने सभी के पूरे हो जाएं ऐसा ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि हम में से कई लोग ऐसे होते हैं जब लोग हादसे का शिकार हो जाते हैं शादी के बाद, किसी बीमारी या कई बार एक्सीडेंट की वजह से भी विधवा हो जाती है महिला। तो उन्हें जब पति नहीं रहता तो उन्हें विधवा की संज्ञा दी जाती है। और ऐसे में जब किसी महिला के साथ ऐसी कोई अनहोनी होती है, यानी कि उसके जीवन साथी का साथ छूट जाता है, तो उसके हाथ दुख और निराशा लगती है। जो भी सपने उसने संजोए थे अपनी आने वाली जिंदगी के लिए, वो सब टूट के बिखर जाते हैं। और इतना ही नहीं, शिक्षा का इतना प्रचार प्रसार होने के बावजूद आज समाज में विधवाओं की जो स्थिति है वो यही है कि अभी भी उन्हें सम्मान की नज़र से नहीं देखा जाता जिसकी वो असल में हकदार होती हैं। अब एक तो जीवन साथी को खो देने का दुख होता है, उनके भीतर एक खाई सी बन जाती है, और अपने पति से अलगाव की जो दुख होता है, वो मानसिक अवस्था होती है, पीड़ा और संतरास से गुजर रही होती है। उस पर तरह तरह की तोहमतें लगाए जाते हैं, तरह तरह के नियम कानून बनाए जाते हैं कि एक विधवा स्त्री को सफ़ेद कपड़ों में रहना चाहिए, बिंदी नहीं लगाना चाहिए, टिक्का ये सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, चूड़ियाँ नहीं पहननी चाहिए। तमाम तरह की कुरीतियाँ होती हैं जिससे उन्हें गुजरना पड़ता है। यहाँ तक कि जब पति नहीं रहते तो तरह तरह के जो नियम बनाए जाते हैं कि बैठ के बाकायदा लोग इकट्ठे होते हैं, फिर पूजा पाठ होती है और उसके बाद अच्छे आयोजन का हिस्सा उन्हें नहीं बनाया जाता है। ये चूड़ी तोड़ने की जो प्रथा होती है ये सब की जाती है। तो ये जो प्रथाएं हैं ये कोई प्रथा नहीं है, ये कुरीति का हिस्सा है। इसको बढ़ावा देने की बजाय इस तरह की कुरीतियों को तोड़ना चाहिए। तो बिल्कुल उन महिलाओं को सम्मान और उनका हक दिलाने के लिए ही 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा एक और खास दिन है, यह है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, जो कि ओलंपिक के इतिहास में 23 जून का दिन क्योंकि खास अहमियत रखता है इसलिए ये दिन मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस खेल, स्वास्थ्य और एक साथ रहने का एक उत्सव है और ये हमें क्रियाशील और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहता है। एक और खास दिन हम कह सकते हैं कि आज है अंतर्राष्ट्रीय महिला इंजीनियरिंग दिवस, और ये दिन महिला इंजीनियरों की उपलब्धियों का उत्सव मनाने और उन महिलाओं को जिन्होंने इंजीनियरिंग के क्षेत्र में कुछ हासिल किया है उनको प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। और चंचल जी, हमने जो अंतर्राष्ट्रीय महिला विधवा दिवस पर हमने बात की थी, उस पर एक बात और बताना ज़रूरी है, वो ये कि हमारे देश में से महिलाओं की स्थिति के सुधार लाने के लिए कई महापुरुषों ने बीड़ा उठाया। उसमें से ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी थे। इन्होंने एक चुनौतीपूर्ण काम किया था। 7 दिसंबर 1856 को कोलकाता में पहली बार विधवा पुनर्विवाह करवाया था। तो इससे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। अगर कोई स्त्री विधवा हो गई है तो उसकी दूसरी शादी नहीं होनी चाहिए। इस मिथ से, इस कुरीति से बाहर आना चाहिए। बाकायदा दूसरी शादी की आवाज थी, कुलवंत जानी के बोल थे, उषा खन्ना का संगीत था। और चलने का सह तो हमारा भी हो गया। बिल्कुल। तो अब कुछ भी बोले नहीं, कोई गाना नहीं सुनवाए, लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह और चंचल वर्मा का नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक। सखी सहेली।